लोहिया महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थी जो कि अनिवार्य हिंदी के हैं, विज्ञान, कला और वाणिज्य से हैं, मैं उन सभी को आज अनिवार्य हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रही हूँ। अपन बात करेंगे, मैंने आपको जो सिलेबस बताया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उस बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, आपके अनिवार्य हिंदी के व्याकरण वाले हिस्से में कुछ चीज़ें थी, जैसे संक्षेपण मैंने आपको बताया था। तो ये संक्षेपण क्या है, ये आपके सिलेबस में आता है और इसके बारे में हम बात करते हैं। संक्षेपण को सारांश भी कहते हैं। संक्षेप करना, जैसे छोटा करना, अपन इसको बहुत ही सामान्य भाषा में बात करें तो मतलब छोटा करना। आपके एक गद्यांश पूछा जाता है, मूल गद्यांश का 1/3 कम से कम उसका निचोड़ हमें करना होता है, यानी जो मूल है उसका 1/3, तो जिसमें गद्यांश के मूल विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसमें जो सामग्री है उसको आप सीमित करके और लिखते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर 1 जो है, पहली विशेषता इसकी क्या है कि इसमें जो गद्यांश आपको दिया जाता है उसका हमें 1/3 करना होता है। यानी 100 शब्दों में आपको दिया तो आप 30-35 पर्याप्त शब्द हैं, उनमें अपने को इसका संक्षिप्तीकरण करना है, संक्षेपण करना है। अर्थात 30-35 शब्दों से अगर अधिक करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो हमें 100 से 30 पर ले आना है या 35 पर ले आना है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, सारांश लेखन में जो भी गद्यांश आपको दिया जाता है, अपठित गद्यांश, उसका मूल भाव आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे हमारे पास जो कॉपियां आती है अनिवार्य हिंदी की, बच्चे साल भर पढ़ते नहीं है कुछ भी, तो कैसे लिखा होता है, जैसे 100 शब्दों का कोई गद्यांश है, उसमें से कोई 30 लाइनें उठा ली कहीं से, है ना, 10 लाइन उठा ली कहीं से, कोई भी मनपसंद लाइनों को ऊपर नीचे, आधी ऊपर की उड़ा दी, आधी नीचे की उड़ा दी, ऐसे करके कुछ भी। तो इसका संक्षेपण करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने ऊपर की 10-12 लाइन को छोड़ा और आगे की लिख के रख दी, लो साहब हो गया संक्षेपण। ऐसा वाला मत करना बच्चों। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें जो है, जो मूल भाव है वो आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास राष्ट्रीय एकता से संबंधित या बेरोजगारी से संबंधित कोई संक्षेपण करना आया, कोई गद्यांश आया, बेरोजगारी के बारे में बात है और उसका मूल भाव तो है बेरोजगारी बढ़ रही है या बेरोजगारी क्यों होती है इस बारे में है, और आपने अंतिम की 2-4-5 लाइनें लिखी और हो गया साहब आपका संक्षेपण। अधिकांश बच्चे ऐसा करते हैं, तो आप ऐसी भूल कतई मत करना, मूल भाव आना चाहिए बात का। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है, मौलिक ढंग से अपने शब्दों में व्यक्त करो। मौलिकता नहीं होगी तो वही बात होगी कि 4 लाइनें ऊपर की लिख दी, 2 कहीं बीच की लिख दी, 2 अंतिम लिख दी, हो गया। या कई लोग ऊल जुलूल कुछ भी लिखते हैं, कहीं से कोई शब्द उठाया, कहीं से कोई शब्द, कहीं से कोई शब्द, और हो गया साहब संक्षेपण। तो ऐसे मत करना बच्चों, उसमें मौलिक अपनी अच्छी भाषा में लिखें। चौथी बात क्या है, विचारों को क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध से क्या मतलब होता है, सिंक्रोनाइज करके लिखना है अपने को, यानी जो बात जहाँ से शुरू हुई वो उसी क्रम में आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आप किसी के विकास क्रम को बता रहे हैं तो बुढ़ापे को पहले बता दिया, फिर बीच की उम्र को बता दिया, फिर बचपन को बताया, ऐसे नहीं होता है। एक क्रम होता है, हर चीज़ का, हर बात कहने का एक ढंग होता है ना। 1 से लेकर के 50 तक की गिनती अगर आपको बतानी है, लिखनी है, तो आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, 1 से 50 तक तो लिख दी, लेकिन पहले 5, फिर 8, फिर 25, फिर 30, फिर 22, फिर 25, है ना। 1 से 50 तक तो वो गिनती हो गई, लेकिन क्रमबद्ध नहीं है। हमको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 करके सीधे बढ़ना है, इसी क्रम में 50 तक पहुंचना है। वही बात इसमें है। तो मैं आपको सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रही हूँ। क्रमबद्ध होने चाहिए विचार। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात, सरल और प्रवाहमयी भाषा होनी चाहिए। जो आप कर देंगे, इतना जब सीख जाएंगे, ऊपर के 4 बिंदुओं पे बात कर ली अपन ने, तो फिर आपकी भाषा अच्छी, सरल और प्रवाहमय तो हो जाएगी। ऐसे नहीं कि ऐसी उलझ जाओ आप बात में, गांठ सी लग जाए कि न तो आप खोल सको, न आपके जो है परीक्षक महोदय हैं वो भी नहीं खोल सकते। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो इस
तरह से जो संक्षेपण है वो अपने को करना है। आप जब परीक्षा में आए संक्षेपण तो सबसे पहले उसको पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ के समझ लो, जितने नंबरों का है उस हिसाब से खाका दिमाग में खींच लो कि अपने को ये मूल बात को इस तरह से उत्तर अपने को लिखना है। तो बच्चों ये अपन ने आज बात कर ली संक्षेपण की। संक्षेपण में इतनी संक्षिप्त बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब अपन जो है अगली बात करते हैं पल्लवन की। तो पल्लवन किसको कहते हैं? भाव विस्तार को पल्लवन कहते हैं। यानी कोई बात है, अगर आपको एक पंक्ति में किसी ने कोई सूक्ति, मुहावरा, लोकोक्ति कुछ कही है, अब उसको आपको विस्तार से बताना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। क्योंकि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के तीनों के बच्चे हैं, कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम के भी होंगे, अनिवार्य हिंदी तो सबको पढ़नी है। तो बीच बीच में मैं कुछ शब्द आपकी समझाने के हिसाब से बता रही हूँ। तो बच्चों, किसी लेखक के मूल लेख या वक्ता के कथन को विस्तार के साथ लिखने और अभिव्यक्त करने की क्रिया को पल्लवन कहते हैं या भाव विस्तार भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी कला है। अब आप कहेंगे ये कला कैसे भाई? बिल्कुल है। अगर आपको मैं एक पंक्ति देती हूँ, कोई एक अच्छी सी कोई संस्कृत की उक्ति देती हूँ, अब आपको उसको विस्तार से उसके बारे में समझाना है ना। जैसे आपको निबंध लिखने को दे दिया जाए सच्चाई के ऊपर, है तो आप कैसे लिखोगे? सच्चाई के ऊपर आपको बड़े सारे प्रमाण लाने पड़ेंगे, अपनी बात को साबित करने के लिए आपको अच्छे अच्छे तर्क देने पड़ेंगे। वही बात है, तो कला हुई ना ये। तो ये एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा आपको विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, तर्क वितर्क की क्षमता के साथ आपका अभिव्यक्ति कौशल अच्छा हो, इस तरह से आपको बात करनी चाहिए, इस तरह से आपको पल्लवन करना चाहिए, यानी विस्तार करना चाहिए। तो भाव विस्तार को पल्लवन, भाव विस्तार को ही कहते हैं। पल्लवन किसी भावपूर्ण वाक्य, कथन, वाक्यांश, सूक्ति या लोकोक्ति को क्रमबद्ध तरीके से विस्तारित करने की कला है। यानी कोई कथन हो, कोई सूक्ति हो, वाक्यांश हो, है ना, उसको तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। निश्चित ही इसके लिए दिए गए मूल भाव, विचार या सूक्ति के अर्थ को निबंध शैली में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रसंगों, निर्देशों, उदाहरणों, टीका टिप्पणी, आलोचना, समालोचना के साथ हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये पल्लवन है। और पल्लवन के लिए कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ 2-4-5 बिंदु हैं जिनको आप ध्यान रखें, आप अच्छा पल्लवन कर सकेंगे, जो इसके नियम कह सकते हैं अपन, अच्छी बातें हैं। नंबर 1 तो क्या है, इसका मूल वाक्य या सूक्ति या लोकोक्ति जो भी आपको दी जाती है परीक्षा में, ध्यान पूर्वक पहले पढ़ो और समझो उसको दिमाग में, और दिमाग में उसकी रूपरेखा बना लो, या कोई रफ पेपर पे, कागज़ पे, पिछले पन्ने पे रूपरेखा बना करके कि भाई अपने को ये बात इसको कहनी है ना, तो वो इस तरह से रूपरेखा बना लो। तो पहला तो ये हो गया। नंबर 2 क्या है, विचारों का विकास अत्यंत सोच विचार के साथ, है ना, और सहज संबद्धता के साथ होना चाहिए। यानी आप जो बात कह रहे हैं, जिस पंक्ति, सूक्ति या कोई भी दोहा आपको दिया गया है, तो उसको आप विस्तार के साथ कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, संबद्ध होना चाहिए। यानी जो मूल बात है, मूल भाव है, सेंट्रल आइडिया है, उसको आप बिल्कुल उसी से संबंधित बात कहेंगे। अगर आपको बात तो पूछी जाए कर्म के ऊपर, है ना, सूक्ति आपको दी गई है कर्म पे, और आप उसमें आगे जाके पता नहीं क्या बात बता रहे हैं, तो जो आप उसका विस्तार दे रहे हैं वो कम से कम मूल बात के लगभग तो हो, करीब तो हो उसके। तो इस तरह से आपको उसकी सहज संबद्ध होनी चाहिए जो मूल बात है। आगे मैं आपको विस्तार में बताऊंगी कि संबद्धता क्या है, कि जो बात कह रहे हैं उसी को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप बात तो कहीं आपने शुरू की है सर्दियों की और गर्मियों पे ले जाके बात को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, जो कहना है वही कहें। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान रखनी है पल्लवन के लिए, वो है कई सारे उदाहरणों, दृष्टांतों, इनका प्रयोग यथासंभव आप करें। मतलब कि अगर आपको ये ध्यान रखिए, किसी मेले या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे आलस्य को त्यागने के लिए आपको कोई सूक्ति दी जाए, है ना, आलस्य मनुष्य का परम शत्रु है, इस पर आपको लिखना है, तो क्या करेंगे आप, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे
कबीर के, मीरा के, सूर के, तुलसी के, जिसके भी पद आपको याद हों, एक एक दो दो पंक्तियाँ वो डाल दें। कोई महान कवि की कोई कविता आपको याद हो, या किसी विचारक चिंतक या कोई महान पुरुष महापुरुष के बारे में आपने उनकी कोई उक्ति, उनका कोई उदाहरण, उनकी कोई कोटेशन आपको याद हो, तो उस बात को लिखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। यानी अपनी बात को वजनी बनाने के लिए आपको इस तरह से उदाहरणों का प्रयोग भी करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अंतिम बात समझ लो उसको पल्लवन के लिए, वो ये है कि भाषा और उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट, मौलिक और सरल होनी चाहिए। व्यास शैली का प्रयोग करना चाहिए, यानी विस्तार देते हुए, बढ़ाते हुए बात को अपन कहेंगे, अपनी बात खुल करके आगे अपन रखेंगे। जैसे कि आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लो आपको परीक्षा में पूछें, नर हो न निराश करो मन को, इस पंक्ति का आपको पल्लवन करना है, तो आप क्या करेंगे, क्या समझे इससे? पहले तो मतलब समझो इसका कि आप मनुष्य हो तो अपने मन को निराश मत करो। यानी मूल भाव क्या है? निराशा को भगाने के लिए आप क्या उपदेश देंगे किसी को, है ना? तो उसको आपको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि इस बात को अपन जितने अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकें, वही कला है। पल्लवन एक बहुत अच्छी कला है। तो बच्चों, इसके लिए अपन उदाहरण दे सकते हैं कि व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जैसे कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? या फिर जैसे आपने बचपन से सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना? इस तरह के उदाहरण देते हुए, या कोई नेपोलियन का, या कोई विवेकानंद जी का, या कलाम साहब का, किसी का भी कोई अगर आपको पंक्ति याद हो निराशा को दूर करने के लिए, तो उनका उदाहरण देते हुए आप अपनी बात को आगे रखेंगे। मेरी समझ में आपको मेरी बात आ रही होगी। फिर भी एक उदाहरण और देखिए, जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका मतलब क्या हुआ? परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है भाई, है ना? ये बात है। अब इसमें आपको परोपकार के ऊपर बात करनी है, तो आप अपनी बात को बढ़ाएंगे कि दूसरे की सेवा करनी चाहिए, भला करना चाहिए। भाई, हम अपना भला तो करते ही हैं, लेकिन अपने को दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अपने साथ साथ हम अपने आसपास का, लोगों का, फिर अपने शहर का, गांव का, देश का, फिर संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण धरती का भला करने की अपने को सोचनी चाहिए। तो इसमें आप बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे कवियों लेखकों की पंक्तियां हैं, है ना? तो जैसे आप यही दे सकते हैं संस्कृत का श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, है ना? ये इस तरह से एक, जैसे कई बार पूछा जाता है परीक्षा में पल्लवन के लिए कि देव देव आलसी पुकारा, है ना? आलसी आदमी भगवान के भरोसे पड़ा रहता है, तो उसका वो भाग्य के भरोसे रहता है। इसी प्रकार जैसे जैसे समय चूकी पुनिका पछताने, यानी अवसर बीत जाने के बाद क्या होगा, है ना? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह के उदाहरण देते हुए, है ना? इसी तरह से संतोष ही परम सुख है, इस पे आपको लिखना है ना? तो इसमें अपन बहुत सारे जो अपन ने सुने हुए कोई भी उदाहरण है, जैसे गोधन गजधन बाजधन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, ऐसी पंक्तियों का उदाहरण देते हुए बात को स्पष्ट करेंगे। या करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस तरह का अगर आपको पल्लवन दे दे तो आप कैसे करेंगे, है ना? तो आपको पता है कि अभ्यास से चीजें सही होती है। आपने बड़े महान वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा होगा, एक बार असफल होते हैं, दूसरी बार होते हैं, तीसरी बार, लेकिन फिर अभ्यास करते करते वो ज्ञानवान हो जाते हैं। मूर्ख आदमी भी ज्ञानवान हो सकता है अभ्यास करने से। तो अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालना है। इसी तरह ये सूक्ति भी है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, है ना? इसी तरह से जैसे भाई पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये सारी चीजें अपन उदाहरण दे सकते हैं। चरित्र ही सर्वोत्तम धन है, इस प्रकार की बातें भी, इस प्रकार की पंक्तियों के पल्लवन भी पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं सच्चरित्र होने का गुण। इसी तरह अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है ना? इस पे पूछा जाता है। क्रोध पाप का मूल है, या दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना? इसको ज़्यादा अनुभव करना है तो किसी ऐसे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र के घर जाके टिक जाएं थोड़े दिन। जो आपसे दूर से बहुत अच्छे से बात करता है, टिक जाएंगे तो थोड़े दिनों में आप बड़े बुरे लगेंगे। दूर से ही अच्छे बोलते हैं कई लोग, है ना? तो ये आप इसको अपने निजी अनुभवों के आधार पर बहुत अच्छा पल्लवन कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कुछ उदाहरण देती हूँ आपको जिन पे पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे एकता में ही बल है, इसका आपको इसको विस्तार से लिखना होता है। या जैसे पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
या बीती ताही बिसार दे आगे की सुदिले, है ना। तेते पाँव पसारिए जैती लंबी सोर, बचपन से सुना होगा दादी नानी मम्मी से। इसी तरह बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए, या स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, कितने ही उदाहरण है ना। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारे उदाहरण है। तो सबका मालिक एक है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो बहुत सारे उदाहरण है। तो बच्चों इस तरह